अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो है फिजिक्स फर्स्ट ईयर की ओल्ड बुक की चैप्टर नंबर 3 की। मेरे चैनल पे अगर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्स्ट ईयर ओल्ड बुक की जितनी भी वीडियोस हैं न्यूमेरिकल रिवीजन से रिलेटेड वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और गाइडेंस भी मिल जाएगी सप्ली से पेपर रिलेटेड की। तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड बुक से जो पेपर देंगे स्टूडेंट उनके लिए है, न्यू बुक से देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इतनी फायदेमंद नहीं है। लेकिन पहला क्वेश्चन न्यू बुक के अंदर भी है। सवाल देखते। सवाल बोला अ वुडन ब्लॉक हैविंग 10 किलोग्राम मास, एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास गिवन है, इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड दैट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। जो सवाल बोल रहा है मैं अगर उसकी डायग्राम बना के दिखाऊं तो एक आपको बताया गया है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 10 केजी है, उसको एक लॉन्ग कॉर्ड मतलब एक रस्सी वगैरह किसी भी चीज से बांधा गया है और ये पेंडुलम की तरह मूव कर सकती है। तो इस तरह से ये डायग्राम आपको बना के बता रहा हूँ कि इस तरह सवाल बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है 50 ग्राम बुलेट। अब एक बुलेट की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ये बुलेट है, इसका मास आपको दे रहा है 50 ग्राम। तो ये बुलेट है और ये आपका ब्लॉक है। डायग्राम से समझाऊंगा, सवाल आसानी से समझ आ जाए। इज फायर्ड विच लॉग इटसेल्फ इनटू ब्लॉक। हमें बताया गया कि ये जो बुलेट फायर्ड हुई, फायर्ड होने के बाद ये किस में चली गई, ब्लॉक के अंदर चली गई। और इससे पिछला गन का जो पार्ट है वो नहीं बता रहा, तो सिर्फ इतने पार्ट में आपने सॉल्व करना है। तो आप सवाल को याद भी रखोगे, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो आपने बुलेट को M1 पे ले लिया, ब्लॉक को आपने M2 पे ले लिया, सही है। अगर मैं बात करूं आगे सवाल की, तो सवाल आगे क्या बोल रहा है, ड्यू टू द इम्पैक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ब्लॉक इज रेज। जब बुलेट ब्लॉक को हिट करेगी तो अब की बार जो ब्लॉक है वो आपका किसी ऊंची पोजीशन पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब ब्लॉक इस जगह पे आ जाएगा, क्योंकि बुलेट लगने के बाद पेंडुलम के साथ ये आगे तो कहीं और नहीं जा सकता, सिर्फ इसी के साथ मूव कर सकता है। तो ये 10 केजी का जो ब्लॉक है वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब की बार एक खास चीज इसमें क्या होगी, जो बुलेट थी वो बुलेट इसके अंदर आ चुकी होगी। याद रखना, बुलेट क्या होगी, इस ब्लॉक के अंदर आ चुकी होगी। तो बुलेट जब इसके अंदर आएगी तो हमारे पास बुलेट का मास और ब्लॉक का मास दोनों ऐड हो जाएंगे। एक बात, जब बुलेट इसको हिट करेगी तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बुलेट और ब्लॉक की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये भी याद रखना है। तो इस सवाल में ये चीजें आपने याद रखनी है। तो अब अगर मैं डेटा को बाकी कंप्लीट करके बताऊं आपको, तो हेडिंग लेता हूं मैं डेटा। अब देखो सवाल में हमें जो हमने डायग्राम के हिसाब से लिया था, बुलेट M1 पे लिया था 50 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखोगे तो 0.05 आ जाएगा आपके पास, सही है। तो कन्वर्ट करके डायरेक्ट भी आप डेटा में लिख सकते हो। M2 आपके पास है 10 किलोग्राम। उसके बाद आपकी जो हाइट रेज हुई है वो कितनी रेज हुई है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 0.1 मीटर हो जाएगा ये। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ। What was the initial speed of bullet? हमें ये बुलेट की जो शुरू की स्पीड थी, किस स्पीड से बुलेट निकली है ये बोल रहा है, पूछ रहा है। हमें पूछ रहा है U1। इसके अलावा हमारी एक और चीज होगी U2, ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी U। ये अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक स्टार्ट में रेस्ट पे था, इस पोजीशन पे ब्लॉक क्या था, रेस्ट पे था ब्लॉक। जब ब्लॉक रेस्ट पे था इसका मतलब है कि इसकी जो U2 है वो 0 होगी। फिर मैंने आपको यहाँ पर एक चीज मेंशन करके दी कि जो बुलेट है वो किसको हिट कर गई, इस ब्लॉक को हिट कर गई। तो दोनों का मास भी सेम प्लस हो जाएगा और दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी। तो फाइनल वेलोसिटी V1 और V2 दोनों की सेम रहेगी। इसको आप किसी सिंबल से लेना चाहो तो ले सकते हो, तो मैं यहाँ V से ले रहा हूँ, सही। तो ये मेरा डेटा कंप्लीट हुआ इस सवाल का। इस सवाल में एक फॉर्मूला आपका ये लगता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की बात करूं तो हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अगर मैं देखूं तो m से m तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर v² बच गया है, 2 डिवाइड से वहां जाके मल्टीप्लाई में 2gh। अब अगर वैल्यूज पुट करूं, 2 लिखा, g की वैल्यू 9.8 लिखी, h की वैल्यू आपके पास है 0.1।
वी स्क्वायर। एक तो स्क्वायर हटेगा, सामने अंडर रूट आ जाएगा। आप इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ अपने मोबाइल से और मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। सही, तो आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो और साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। सही, तो ये आ गया बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसा। तो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 1.96 आ रहा है, 1.96। उसके बाद अगर मैं इसका अंडर रूट लेता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1.4। तो v की वैल्यू आपके पास आ गई 1.4, और इस v का मतलब है कि आपके पास v1 और v2 की वैल्यू आ गई। देन आपके पास फॉर्मूला लगेगा मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये फॉर्मूला में यूज करना है, वैल्यूज रख लेते हैं इस फॉर्मूले में। अगर मैं बात करूं m1 की, तो m1 की वैल्यू है 0.05। अगर मैं बात करूं u1 की, तो u1 मुझे मालूम करना है, इसलिए u1। आगे आगे m2, तो m2 की वैल्यू मैंने देखी 10 दी हुई है। अगर मैं देखूं u2 की वैल्यू 0। फिर m1 और v1, m1 की वैल्यू आपके पास 0.05। अगर मैं बात करूं v1 की, तो भी मैंने बताया v1 और v2 दोनों सेम है और ये v के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगी 1.4। फिर उसके बाद प्लस की साइन। उसके बाद फॉर्मूले में आपके पास है m2 और v2। m2 की वैल्यू 10, v2 की वैल्यू आपकी 1.4। सही, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.05 u2 से मल्टीप्लाई होगा, यही रहेगा। जो वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होती है 0 आती है, तो 0 लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो ये आ रहा है 0.07। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया 14। अब आप ऐड करोगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 14.07 आ जाएगा। उसके बाद u1 आपको फाइंड करना है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, 14.07 डिवाइडेड बाय 0.05। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो u1 का आंसर हमारे पास आ रहा है 14.07 डिवाइडेड बाय 0.05। ये आंसर आ रहा है 281.4 मीटर पर सेकेंड। तो इम्पोर्टेंट सवाल है और इसी तरह के प्रैक्टिस सवाल भी आगे मेंशन है, तो मैं आपको वो भी देता हूँ। सही, तो ये आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 6 ओल्ड बुक चैप्टर 3 फिजिक्स का। सही है, आगे निकलते हैं। अच्छा, अब ये वाला सवाल देखो, बिल्कुल सेम है, आप खुद प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करोगे। देखो, मास ऑफ गन दे रहा है और मास ऑफ बुलेट दे रहा है, मास ऑफ गन दे रहा है m1 m2, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे रहे हैं, 3 चीजें दे रहा है। बाकी सारी चीजें आपने डेटा बना के सॉल्व खुद करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया। सही है, तो ये आपको ट्राई करेंगे। उसके बाद देखो, एक और सवाल है इसी तरह का, आपको मास ऑफ गन दे रहा है, मास ऑफ ब्लॉक दे रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेस कर रहा है। सही है, वही चीज व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट पूछी जा रही है। सही है, क्वेश्चन नंबर 9 अलग है। अब आपके पास बुक के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में से 2 टॉपिक हैं टेंशन के केसेस के। सही है, तो आपके पास टेंशन इन स्ट्रिंग, फॉर्मूले समझा देता हूं तो याद रहेगा, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो ये चीजें इस केस समझ लोगे तो आसानी होगी, वरना डेटा गलत बन जाएगा आपसे। टेंशन स्ट्रिंग में आपके पास केस नंबर 1 है, जब बोथ वर्टिकल होती है, 2 बॉडी जब आपको वर्टिकल दी हुई हो, तो आपको सवाल में नहीं लिख के देगा केस 1 है, आपको खुद जज करना है कि कौन सा केस है। सही, अगर बोथ वर्टिकल है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास है m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। टेंशन का इसमें फॉर्मूला है 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। 2 फॉर्मूले केस 1 में है। इसी तरह जब आपका केस 2 है तो 1 वर्टिकल है और 1 हॉरिजॉन्टल है। सही, अब इसमें जो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और टेंशन का जो फॉर्मूला है वो m1
m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही है, तो ये फॉर्मूला आपके पास है केस 1 और केस 2 में। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि वो बॉडी जो वर्टिकल है वो आपकी m1 होगी, ये बात आपने याद रखना है, वर्टिकल m1 पे लोगे। और यहाँ पर बोथ वर्टिकल में जो बॉडी हैवियर होगी उसको आपने m1 पे लेना है। सही, अगर आप इस तरह नहीं रखोगे तो आंसर गलत आएगा, माइनस वगैरह का फर्क आएगा। सही है, तो हैवियर m1 पे लोगे केस 1, केस 2 में जो वर्टिकल होगी वो m1 पे होगी, जो हॉरिजॉन्टल होगी वो आप m2 पे लोगे। सही, मैंने आपको चीजें क्लियर की। अब सवाल पढ़ा रहा हूँ। टू ब्लॉक ऑफ मासेस, अब दो ब्लॉक दे रहा है m1 और m2, लेकिन अभी m1 और m2 डिसाइड होगा केस के बाद। सही है, आर अटैच टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ पुली in such a way that a block of 10.02 lies horizontal। देखो यहाँ पर बता दिया कि जो 10.2 है वो हॉरिजॉन्टल है। मैंने आपको मेंशन किया वर्टिकल वाला m1 होगा, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये m2 होगा और ये m1 होगा। देखा, अगर आप m1 m2 डायरेक्ट कर लेते हैं आंसर गलत आ जाएगा आपका। तो आपको ये मेंशन किया हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब 4.5 वर्टिकल है। एंड अदर ब्लॉक हैंग वर्टिकली, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। आपको एक्सेलरेशन और टेंशन के बाद फॉर्मूले लगाने के m1 और m2 जज करना था। g की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है। सही, तो सवाल में यही टेक्निक थी जो ध्यान रखनी थी। तो आपके पास m1 की वैल्यू है 4.5, m2 की आपकी वैल्यू है 10.2 किलोग्राम। यूनिट में जरूर मेंशन किया करो। सही, वैल्यूज पे देखो, और सवाल में कुछ भी नहीं दे रहा। ये m1 और m2 की हिंट थी इतने बड़े सवाल में। g की वैल्यू 9.8। सही है, इसके आगे का आपको मैं फॉर्मूले मेंशन करता हूँ, सॉल्व आपने खुद करना। सॉल्यूशन में एक्सेलरेशन आपको फाइंड करने को बोली गई है और टेंशन। तो केस 2 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला लगेगा m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और टेंशन के लिए लगेगा m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले लिखती है, इसलिए आप सॉल्व आगे का खुद कर लोगे। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें भी टू बॉडीज का जिक्र कर रहा है। सवाल पढ़ते हैं तो फिर पता चलेगा कि किस टॉपिक का सवाल है। सही, मेरे को भी डायरेक्ट नहीं बोलूंगा कि मेरे को पता है, सवाल पढ़ के आपको समझाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में जंबल आते हैं तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी आर अटैच टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इसका मतलब केस 1 केस 2 में से किसी की बात कर रहा है। सच दैट द मासेस हैंग वर्टिकली, अब दोनों मासेस वर्टिकली है। इफ द मास ऑन द बॉडी 96 किलोग्राम, फाइंड द मास ऑफ सेकेंड बॉडी। एक बॉडी का मास दे रहा है, दूसरी बॉडी का पूछ रहा है विच मूव्स डाउनवर्ड। अच्छा, अब जो मैंने आपको केस 1 समझाया था उसमें होता ये कि पुली है, ये दो बॉडीज हैंगे। तो अगर आपको ध्यान आए डेरिवेशन के वक्त, तो एक बॉडी नीचे जाती है तो लाजमी दूसरी बॉडी ऊपर जाती है। नीचे जाने वाली लाजमी क्या होगी, हैवियर होगी, जो ऊपर जा रही है वो लाइटर होगी। सही है ना, तो यही बात है। तो यहाँ पर बता रहा है कि सेकंड बॉडी जो है वो कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो जिक्र कर रहा है, फर्स्ट वाली यहाँ पर है, सेकंड वाली यहाँ पर है। सेकंड वाली नीचे जा रही है, और यहाँ पर हमें बताया इफ द मास ऑन द बॉडी 96 किलोग्राम। और यहाँ पर सवाल में थोड़ी सी मेरे ख्याल से कमी नजर आ रही है वर्डिंग की मुझे। इफ द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, यहाँ पर आएगा इफ द मास इफ द मास ऑन फर्स्ट बॉडी। सही, तो फर्स्ट बॉडी का जो मास है 96 kg है, तो जो हमारी सेकंड बॉडी है वो हैवियर है। इसका मतलब जो हैवियर होगी उसको आप m1 पे लोगे, जो लाइटर होगी वो m2 पे होगी। नंबरिंग को आपने नहीं देखना, आपने हैवियर m1 पे लेना है, और आपको हैवियर जो नीचे की तरफ जा रही है वो मास निकालना है। इसका मतलब m1 आपको फाइंड करना है और आपको m2 दिया हुआ है। सही है, तो इसमें ये जज करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास हो गया m1 क्वेश्चन मार्क रह गया, m2 आपके पास 96 kg हो गया। आपको टेंशन निकालने को बोल रहा है। एक्सेलरेशन दी हुई है सवाल में कि एक्सेलरेशन है 0.2। इसके अलावा g की वैल्यू यूज होगी 9.8। फॉर्मूले पे आ जाता हूँ, तो एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला लगेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू केस 1 में हमारे पास फॉर्मूला था m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है आपके पास। वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू 0.2, m1 की वैल्यू मालूम करनी है, m2 की वैल्यू 96 है, g की वैल्यू 9.8 है।
जज्बाती नहीं होना, देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, गलती ना हो आप लोग की। तो ये m1 और 96 ऐड नहीं हो सकते। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी डिवाइड से। तो 0.2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे m1 प्लस 96 को, और यहाँ पर आपके पास 9.8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको शुरू में लिख सकते हो, सही होना ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब 0.2 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 m1। अब 0.2 को अब 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 19.2। 19.2 यहाँ पर 9.8 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 m1। फिर 9.8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 9.6 96 से, तो ये आ रहा है 940। यहाँ पॉइंट नहीं है, सही मिटा देता हूँ। तो ये आ रहा है 940.8, सही है। अब m1 वाली वैल्यू m1 के पास आ जाएगी और नंबर वाली वैल्यू नंबर के पास आ जाएगी। तो 19.2 के पास माइनस की वैल्यू यहाँ पर आके प्लस 940.8 हो गई, और ये वाली वैल्यू यहाँ प्लस में यहाँ पर आके माइनस 0.2 m1 हो गई। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 940.8 मेरे पास है, प्लस हो रहा है 19.2 से, ये आ रहा है 960। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 9.6 m1। आपको m1 फाइंड करना है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगी 9.6। तो अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 960 डिवाइडेड बाय 9.8, 9.6 सॉरी, तो ये आ रहा है 100 kg। तो हमारे पास मास आ गया m1 का 100 kg। एक आंसर निकल गया एक्सेलरेशन का। सेकंड आपको निकालना है टेंशन, जिसके लिए फॉर्मूला है 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऊपर की वैल्यूज अगर पुट करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय m1 की वैल्यू 96, m2 की वैल्यू 100। आगे पीछे लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय, प्लस माइनस में आगे पीछे ना लिखो तो बेहतर है, सही। g की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू 100 है, m2 की वैल्यू 96 है। ऊपर की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी और नीचे ऐड होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये आ रहा है 182,400। नीचे आप प्लस करोगे तो 196, आगे का यहाँ पर कर रहा हूँ। तो आपके पास टेंशन का आंसर इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 196, तो ये आ रहा है 930.612। टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन, सही। एक आंसर ये और एक आंसर ये तरीके से आप डायग्राम बना के इसको सवाल को सॉल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपका करवा दिया। तो यहाँ पर आके आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी एक बचता है, वो भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, अगर एग्जाम में इसका टॉपिक नहीं आया तो चांस है कि ये वाला न्यूमेरिकल या इस तरीके का न्यूमेरिकल आपको नजर आए। तो सवाल देखो क्या है, अ मोटर कार इज मूविंग अप एट अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री। अगर आपने बुक को अच्छे से रीड किया है तो ये एक टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन का। एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर एक इंक्लाइंड सरफेस है जो आपको एंगल बता रहा है कि 30 डिग्री। कार जो है वो यहाँ पर जा रही है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये हमारी डायग्राम है कि कार ऊपर जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। सडनली इंजन फेल्स, के इंजन रुक गया इसका। जब इंजन रुक गया इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है वी आई और फाइनल वेलोसिटी रुकने की वजह से 0 हो गई। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा अपनी इस ड्यूरेशन में, और यह एंगल का जिक्र कर रहा है, सही। तो सवाल में आपके पास जो टॉपिक है वो कौन सा है, इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में आपके पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है -g sin थीटा, सही है। तो एक आप ये फॉर्मूला लगाते हो, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन में से डिपेंड करता है डेटा के हिसाब से फॉर्मूला लगाते हो। तो ये सवाल है आपके पास। तो अगर मैं डेटा कंप्लीट करूं तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है 72 किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है कोई भी वैल्यू तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से और डिवाइड करते हैं 3600 से।
तो आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सही है। उसके बाद आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है 0। आपने सवाल को कंप्लीट किया कि आपको डिस्टेंस निकालना है। देखो मैंने डायग्राम में यहाँ लिखा, एक वी का जिक्र किया, वी का जिक्र किया, जबानी नहीं समझा रहा था, डायग्राम बना के सिखा रहा हूँ। फिर एस मालूम करना है आपको। देखो एंगल गिवन है तो एंगल को थीटा से लिखते हैं 30 डिग्री। उसके बाद आपको और कुछ नहीं पता, जी की वैल्यू यूज होगी जो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में बात करूं तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो पहले तो आप एक्सेलरेशन निकालोगे, फॉर्मूला माइनस जी साइन थीटा। माइनस मैंने फॉर्मूले में रख लिया है ऊपर जाने की वजह से, तो जी को मैं माइनस में नहीं लूंगा। सही, कोई एक जगह माइनस यूज होता है तो माइनस लिखा, जी की वैल्यू 9.8 साइन 30। इन सारी वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 9.8 फिर मल्टीप्लाई बाय साइन 30। इन सबको आपने सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है -4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपके पास आ गई। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें वी एफ एस वी आई और ए आता है वो हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो मैं बात करूं तो 2a की वैल्यू मेरे पास है -4.9, s मुझे रिक्वायर्ड है, वी एफ की वैल्यू मेरी 0 है, वी आई की वैल्यू मेरी 20 का स्क्वायर। इन दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई तो ये 9.8s हो गया माइनस का, 0 स्क्वायर नहीं लिखूंगा, 20 का स्क्वायर 400 क्योंकि 20 मल्टीप्लाई बाय 20। s रिक्वायर्ड है आपको तो -400 आपके पास लिखा हुआ है, -400 है, इसको आपने डिवाइड कर दिया -9.8 से। अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ रहा है 400 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये मेरे पास आंसर है 40.81। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो आपका जो फाइनल आंसर आया 40.81 आपका आंसर आ गया। सही, तो इंक्लाइंड प्लेन का ये एक टॉपिक है। एक और टॉपिक का फॉर्मूला लिख देता हूँ इंक्लाइंड प्लेन में कि आपको अगर आ गया तो एग्जाम में मुश्किल नहीं हो। अच्छा, जब फ्रिक्शन नहीं होती ना तो ये फॉर्मूला लिखता है। अगर आपके पास सवाल में फ्रिक्शन भी गिवन होगी एफ की वैल्यू, तो फॉर्मूला आगे F/m। फ्रिक्शन गिवन हो तो ये रख के सॉल्व करोगे एक्सेलरेशन के लिए, एक फ्रिक्शन गिवन हो सवाल में तो सही, वरना सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ईजी है। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आपके पास अलग अलग टॉपिक के हैं, तो जितने भी मैंने न्यूमेरिकल कराए मोस्टली इसमें कुछ सेम आए कुछ अलग आए। अगर आप इन सबको करते हो तो इंशाल्लाह चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वाली वीडियो चैप्टर नंबर 4 की होगी।